रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जहान साहब और साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होनी है, लेकिन सबसे अहम बात है 26वीं आईनी तरमीम। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया जिस तरीके से बदली गई है, उस अदलिया के बदलने के बावजूद अब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं शहर इक़्तिदार में। और इसी दौरान जनाब काजी फायज ईसा का नाम भी एक मरतबा फिर सर उठाता है, उनके नाम पर भी दोबारा से बहस होना शुरू हो जाती है। और फिर हम वो भी बताएंगे आपको जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैंड बजाने की तैयारियां हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर बात होगी आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हस्ब रिवायत एक और अहम तरीन मुकदमे से माजरत कर ली है उसकी समात से, और वो बेंच भी आज टूट गया है। और तवक्को उनसे यही की जाती है जब जब भी कोई अहम केस लगता है उनके सामने, तो वो खुद को अलग कर लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं। ये उनका एक पुराना तरीकाकार भी है। अब वजह क्या है उन्होंने जो रिक्यूज किया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया में तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं, उस सब में क्या ऐसी गुंजाइश बाकी रह गई है कि अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। मतीउल्लाह जहान साहब, आप क्या समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम जो है जिसके ऊपर अब काफी शोर है शहर इक़्तिदार के अंदर, क्या कुछ हो सकता है? और वो जो आईनी अदालत का ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका 26वीं आईनी तरमीम में, क्या उसी ख्वाब को दोबारा से एक दफा उजागर किया जा रहा है और इसी वजह से काजी फायज ईसा साहब का भी नाम दोबारा से मंजर आम पर आ रहा है? वो दिल साहब अंग्रेजी में कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव अ हैमर इन योर हैंड सो एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो आपको जो है ना हाथ में हथौड़ा हो तो हर चीज़ कील नज़र आती है, और आप उसको, तो ये दो ताई अक्सरियत का जो हथौड़ा मौजूदा हुकूमत के हाथ में थमाया गया है, तो अब उस हथौड़े को ये इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उसमें हम देखें कि 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ इन्होंने किया और जिस तरीके से दो ताई अक्सरियत हासिल की, तो कहाँ एक हुकूमत पे इल्ज़ाम था कि उसने मैंडेट चोरी किया और उसके पास 17 सीटें नहीं हैं, और कहाँ उसी हुकूमत को दो ताई अक्सरियत बना के दे दी गई और उसने एक आईनी तरमीम भी कर ली। तो ये हुकूमत तो खुशी से फूले नहीं समा रही कि भाई हमारे पास दो ताई अब आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर जितने इनके गलत कारियाँ हैं या जो काम थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देना 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत काफ़ी हद तक इसमें कामयाब होगी। और जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर के फरमान की तरह 26वीं आईनी तरमीम का भी जो बड़ा टारगेट था वो अदलिया थी, और शायद उतना नुकसान उस 3 नवंबर के फरमान ने नहीं किया जजों को घर भेज के, कि जितना नुकसान जजों को अदालतों में रख कर जो है उनको इस्तेमाल करके किया गया है। तो 26वीं आईनी तरमीम से जो सबसे बड़ी अदलिया में तब्दीली आई है वो यही आई है कि जो एग्जेक्टिव है उसका अदलिया पे कंट्रोल बढ़ गया है, एग्जेक्टिव की अदालती मामलात में मुदाखलत बढ़ गई है। और जिसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो ये जुडिशल कमीशन है, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को बिठाया गया है, हुकूमत को अददी अक्सरियत दे दी गई है, और सबसे बढ़ के ये कि अब जजों के अंदर एक सोच में भी तब्दीली आई है। एक तो ढांचा बदल गया ना अदालती तैनातियों का, और बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस को बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया है, और चीफ जस्टिस अब एक सेरेमोनियल हेड रह गया है जो कि सेरेमनीज और तकरीबात में ही अब वो नज़र आता है, तस्वीरों में और प्रेस रिलीज़ों के अंदर। मगर उसके साथ साथ जजों की सोच भी बदल गई है, जजों के अंदर एक लालच का अंसर आ गया है। जो वकला हैं वो अपनी तैनाती के लिए अब बाकायदा लॉबिंग करते हैं, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो, और जो वकला जुडिशल कमीशन के अरकान हैं वो भरपूर अंदाज से जुडिशल कमीशन के अंदर उनको जो एक एक वोट दी गई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आए दिन हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और लालच और सोच ये आ गया कि पहले जो सीनियर तरीन जज होता था उसको एक घुमंड होता था, एक गरूर होता था कि भाई मुझे तो कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, मैंने तो अपनी बारी पे चीफ जस्टिस बन जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी हुकूमत को फेवर करने की। उसको अपनी इज्जत और साख और लेगेसी की फ़िक्र होती थी। मगर अब क्या है, अब जो है वो चीफ जस्टिस बनाने के लिए हाई कोर्ट से 3 जजेस जो हैं वो लिए जाएंगे, और उन 3 में से किसी को बनाया जा सकता है। तो 1 से ज़ायद जज को दाना डाल दिया गया है, जिससे एक मुकाबला होगा, जिससे जब मुकाबला होगा तो फिर आपको पता है कि जजेस जो हैं ऐसे फैसले करेंगे कि अपने आप को वो चीफ जस्टिस बनने की रेस में डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली, आप जस्टिस याहिया अफरीदी के अपॉइंटमेंट को देख लें,
तो मुझे ये लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, तो ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मैं समझता हूँ इंतहाई शर्म का मुकाम है कि जो आईनी तरमीम जिसके ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं, वो अभी उसके ऊपर कोई समात नहीं, कोई हीरिंग नहीं, और हम सुन रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की बात है। आप ये देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को गैर मौसर किया गया, जिसमें 12 जुलाई का भी एक फ़ैसला शामिल था। इसी तरह अब 27वीं आईनी तरमीम को ला के जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्तें हैं, उनको भी गैर मौसर करने की कोशिश की जाएगी। एक नए सिरे से जो है एक नई बहस छिड़ जाएगी। अब 27वीं तरमीम में होगा क्या? 27वीं तरमीम मुझे लगता है ये बिल्कुल उस पनामा केसेस के वॉल्यूम 10 की तरह है, जिसका शोर चर्चा बहुत था, और जो नून लीग को दबाव में रखने के लिए जिसको भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया गया, मगर आज तक वो वॉल्यूम 10 का अंदर क्या था कुछ भी पता नहीं। लेकिन नून लीग उस वॉल्यूम 10 से घबराती बड़ी है क्योंकि नून लीग जो है अब तो हुकूमत है ना नून लीग की, अब तो नैब भी है। तो मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अभी हालत ये है कि वो अभी भी अगर वॉल्यूम 10 मांगेंगे ना, तो नैब के जो जनरल साहब कहेंगे जाओ काम करो भाई, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। तो मतलब अभी भी नून लीग उस पोजीशन में नहीं है कि वॉल्यूम 10 के हवाले से अवाम को एतमाद में ले सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये है वो वॉल्यूम 10, ये है वो जाली डॉक्यूमेंट जिसको वो उस वक्त जाली कहते थे। तो आज तक नून लीग की तरफ से कितना अर्सा हो गया हुकूमत में वॉल्यूम 10 के बारे में। मैं जो बात कर रहा था कि अब 27वीं तरमीम का भी उसी तरह हवा क्रिएट किया गया है, और इसका 27वीं तरमीम होने के बाद कोई असर हो ना हो, लेकिन इस हवा जो क्रिएट किया गया 27वीं तरमीम का, इससे जजेस मजीद दबाव में आ गए, मजीद प्रेशर में आ गए हैं। और आप ये देखें कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसेस हैं आज तक उनका फैसला नहीं हो रहा। हाई कोर्ट में इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें हैं वो नहीं लग रही। आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान रिटायर होने वाले हैं, वो नई नौकरी की तलाश में होंगे नवंबर के बाद, तो वो भी जो है बड़े स्लो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 27वीं तरमीम का जो हवा है, इससे हमारी अदलिया को मज़ीद डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और दबाव में लाया जा रहा है, ताकि ये जो मौजूदा हुकूमत है और ये जो निज़ाम है जिसको आप ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, ये चलता रहे। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि जो अदलिया है वो बिल्कुल ही एक तरीके से गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस बिलखसूस उनका असर ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो तो रिजॉइस कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तारीख ने पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में अब 14 अगस्त भी मनाई जाएगी, और यहाँ पर तकरीब भी कल उसका भी इनेकाद किया जा रहा है। और वो तो जहाँ भी बात होती है वो कहते हैं हम रिजॉइस कर रहे हैं, चाहे वो जजेस के तबादले हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस आईनी बेंच के फैसले हों। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो हालात जा रहे हैं अब अदलिया, हमने मती भाई ने भी बड़ा खूबसूरती के साथ सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो 5 जजेस साहिबान थे वो कहाँ हैं, और क्या आपको नजर आ रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो 27वीं आईनी तरमीम से किस कदर असरअंदाज होगी? क्योंकि एक शुनीद ये भी है कि उन जजेस साहिबान को भी अब बाकायदा तौर पर माजरत के साथ फिक्स किया जाना है, उन्हें भी मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाना है, ये भी उसके अंदर शामिल है। और फिर एक ओथ की बात हो रही है कि शायद एक नया ओथ भी होगा, क्योंकि जाहिर बात है बहुत से लोग कहते हैं इन जजेस साहिबान ने तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हल्फ नहीं लिया हुआ, तो उनसे हल्फ भी तो लेना है। 26वीं आईनी तरमीम जो आई है इसकी कुछ वजूहात हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और 26वीं आईनी तरमीम आ गई। इसके पीछे जो है वो वजूहात में पहली वजह PTI और इमरान खान और उनके केसेस हैं, उनको कैसे चलाना है ये अदलिया जुडिशरी निज़ाम इंसाफ डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि एग्जेक्टिव इसका फैसला करेगी कि कैसे चलाना है, कैसे चलने हैं, कब चलने हैं, कितने देर तक उसको पेंडिंग रखना है, कब तारीख लगनी है, ये सब कुछ जो वो एग्जेक्टिव डिसाइड करेगा। एक वजह इसकी ये, फिर जुडिशरी के अंदर मौजूद वो जजेस जो इंडिपेंडेंट माइंड के हैं, माइंड के थे, उनको टारगेट करना, उनको साइड लाइन करना, उसकी जिंदा मिसाल आप सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं कि आईनी बेंचेस में वो जजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह, उनको साइड लाइन किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जिन जजेस ने ख़त लिखा था उन जजेस के खिलाफ पहले मुहिमें चलती रहीं, कैंपेनें चलती रहीं, फिर मज़ीद फिक्सेशन के लिए ट्रांसफ़र जजेस लाए गए, फिर मज़ीद फिक्सेशन के लिए अब उनके खिलाफ उनके पास अर्जेंट नोयत के, इम्पॉर्टेंट नोयत के, पोलिटिकल नोयत के जो
केसेस आते हैं, एक सिंगल केस उनके पास नहीं लगता। तो दूसरी वजह इसमें ये जो है वो 26वीं तरमीम है। तीसरी जो वजह मैं देखता हूँ वो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना जो है वो औरंगज़ेब साहब की एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से, बड़ी उसकी एक तस्वीर बाकायदा तौर पर एक जारी की गई। तो तीसरी वजह मैं ये देख रहा हूँ, पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने को 175 FBR रिलेटेड टैक्स मैटर्स उनको डिसाइड किया, और ये वो टैक्स मैटर्स हैं जो पिछले 3-4 साल में मुख्तलिफ बेंचेस में थे और मुख्तलिफ बेंचेस को सुन रहे थे। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ वो एक स्पेशल बेंच बनाया गया जब ट्रांसफ़र होके आए एज एक्टिंग चीफ जस्टिस बने जस्टिस सरफराज डोगर, तो वो उसको सुन रहे थे। और ये तवक्को थी कि शायद जस्टिस या बाबर सत्तार और जस्टिस समन जो है हो सकता है मेरिट पर फैसला कर दें, ठीक है। और मेरिट का मतलब ये है कि हुकूमत के हक में भी फैसला आ सकता है और हुकूमत के खिलाफ भी आ सकता है। प्राइवेट पार्टीज है ना, इन्वेस्टर्स है ना, टैक्स मैटर्स में कुछ रूल नहीं है। टैक्स मैटर्स में जी 22 अरब रुपया या 50 अरब रुपया या 100 अरब रुपया टैक्स मैटर्स में अदालतों में केस पेंडिंग है, अब सारे फैसले हुकूमत के हक में ही होने हैं। ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ना। फिर अचानक हमें पता चला कि जस्टिस बाबर सत्तार उनका जो बेंच है वो तब्दील हो गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनास जो एडिशनल जज हैं, अभी एडिशनल जज हैं, वो हुकूमत के मरहूने मिन्नत है। जनवरी 2026 में जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उनकी कारकर्दगी उनके सामने जानी है, हुकूमत के वोट उनको पढ़ने उनका, और एक और एडिशनल जज है उनका एक बेंच बन जाता है। दोनों एडिशनल जज जी, उनका बेंच बन जाता है। एडिशनल है या ट्रांसफर, अब मुझे दूसरे जज का नाम याद नहीं, तो उनका बेंच बन जाता है और खैर से सारे फैसले हुकूमत के हक में आ जाते हैं। तो ये तीसरी वजह है जो मैं जैसे याह्या अफरीदी साहब को इसलिए, अब वजीर खजाना से मिलने का क्या मकसद है? वजीर खजाना साहब कहेंगे कि आपकी जुडिशरी में टैक्स मैटर्स के 100 अरब रुपए के 300 अरब रुपए के केसेस पेंडिंग हैं, उनके फैसले करें हमारे हक में। दरअसल हमारे हक में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत तो यही चाहती है, जितने केस आए हैं ना सारे ही 2 नंबर है। तो ये 3 मैं जी समझता हूँ 3 बड़ी वजूहात हैं। इन तीनों वजूहात को मिलाकर आप देखें तो पूरी जुडिशरी को एक अपनी मातहत एक इदारा बनाना कि जब जैसे जहाँ चाहें कर लें। एक चीज़ रह गई है, वो है हाई कोर्ट्स के जजेस, उनकी कंसेंट लेनी पड़ती थी, ठीक है। ट्रांसफर जजेस का केस यहाँ पे आया, उसमें कुछ सवालात रेज हुए कि किसकी सीनियरिटी होगी किसकी नहीं होगी, कंसेंट के बगैर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बदनीति नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल उसमें चीज़ें। तो ये सारी उसमें से निकाल के अब 27वीं तरमीम में मुमकिन तौर पर जो हम सुन रहे हैं वो निकाल के फिर जो जज इंडिपेंडेंट माइंड अपना शो करने की कोशिश करेगा वो फिर जाएगा बलोचिस्तान के किसी उस बेंच में, कोई सिंध के किसी बेंच में जाएगा, और जो जज बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की नौकरी करेगा तो नौकरी पेशा जजेस को चीफ जस्टिस भी वो बनेंगे। वो उनको हर किस्म के अहम केसेस में आप उनको देखेंगे और उसके बाद जो है वो आप मतलब उनके वारे न्यारे होंगे, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां होंगी। जैसे समीनुद्दीन खान साहब जो है वो आप देखें कि अक्टूबर 25 जब जस्टिस काजी फायद ईसा थे, उससे पहले जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब चौथे नंबर पे थे। तो उनका नंबर आना बस पता नहीं आना था या नहीं था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनका नंबर आना था या नहीं, अब तो लाइन में लगे हुए हैं, बल्कि अपनी अपनी सीरीज बेहतर जनाब जितने फैसले आईनी बेंच ने किए सारे हुकूमत के हक में। मतलब ऐसा भी कभी हुआ है कि सारे फैसले हुकूमत के हक में जा रहे हैं? तो ये वहाँ होता है जहाँ अदलिया आज़ाद होती है। मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, साकिब बशीर ने जिक्र किया वज़ीर ख़जाना और चीफ जस्टिस की मुलाकात का भी, और आज भी ये खबर चल रही थी। तो एक वक्त था जब चीफ जस्टिस AR कार्नेलियस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 70s की, हमें ये बताया गया कि हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा फंक्शन था, उसमें उनको इनवाइट किया गया। तो चीफ जस्टिस AR कार्नेलियस ने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या कोई हुकूमत का केस मेरे सामने पेंडिंग है? उन्होंने कहा जी हाँ, कुछ केसेस लगे हुए हैं जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान फरीक है। तो जिस पे जस्टिस AR कार्नेलियस ने माजरत की, उन्होंने कहा कि मैं किसी हुकूमत के फंक्शन में जा नहीं सकता। अब यहाँ पे हालत ये हो गई है, अब याह्या अफरीदी साहब को देखें आप कि अपने चैम्बर में सफ़ीरों से भी मुलाकातें करते हैं, सियासतदानों से भी मुलाकातें करते हैं, वफाकी वज़रा से भी मुलाकातें करते हैं। और ये देखिए हैरत की बात यह है कि अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी में मुलाकात हो रही है। अटॉर्नी जनरल साहब तो अपनी वो सियासी कैंपेन पे लगे हुए हैं ना, उनको भी परवाह नहीं है कि यार मैं किस खाते का अटॉर्नी जनरल हूँ, मैं किस बात की तनख्वाहें ले रहा हूँ। अगर सियासतदानों ने, वज़ीर ख़जाना ने, लोगों ने खुद मुलाकातें करनी है चीफ जस्टिस से, ये तो है ना, सोच की बात है ना। बात कर रहा हूँ टैक्स मैटर्स की। अब मुझे बताएं, अगर वज़ीर ख़जाना जो है
फंसे हुए टैक्स के केसेस जो हैं उनका जिक्र चीफ जस्टिस से मुलाकात में करते हैं, तो इससे बड़ा कोई मिसकंडक्ट नहीं होगा कि चीफ जस्टिस जो है वो पेंडिंग मैटर्स जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर असरअंदाज हो। हुकूमत से डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि भाई जो प्राइवेट फ्रीकेन है, अगर 22 अरब रुपए के मुकदमात पेंडिंग है तो इसका यह मतलब तो नहीं है जैसे साकिब ने कहा कि 22 अरब रुपया सारा हुकूमत को जाना है। तो जो फ्रीकेन है, जो प्राइवेट फ्रीकेन है, जिन्होंने इस मुल्क में सरमाया लगाया है, फिर हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। चीफ जस्टिस बैठ के हुकूमती वजीर के साथ मामला तय कर रहा है पेंडिंग मैटर्स के ऊपर, तो फिर ऐसी अदालत को कौन अदालत मानेगा? फिर कौन इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा कि जिसमें उसको पता है कि हमारे टैक्स के मैटर जो है चीफ जस्टिस और हुकूमत चैम्बर में तय करते हैं और अदालतों में नहीं होते, तो कौन उस तरफ जाएगा? लेकिन मती साहब, मेरा सवाल है, हो सकता है जैसे याया अफरीदी साहब ये कह रहे हों या उनका मकसद ये हो उस तस्वीर जारी करने का, मुलाकात का, कि पेंडिंग मैटर हम बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रहे, हम दीगर उमूर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या दीगर हो सकते हैं? वैसे वो इस्लाहात जो ला रहे हैं ना, दीगर उमूर क्या होती है? क्या 27वीं तरमीम डिस्कस कर रहे हैं? ये भी एक शर्म की बात है कि चीफ जस्टिस जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई अपनी इनपुट देता है, मशवरा देता है, या हुकूमती उमूर के हवाले से। पहली बात तो यह है कि वजीर खजाना का तुम क्या बनती है अटॉर्नी जनरल के होते हुए कि चीफ जस्टिस से आके मुलाकातें कर रहे सर यहाँ पे IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से आके मिल के चला हैं। जाता तो है। फिर आप देख लें, अब ये देख लें कि वफ्द से, सफीरों से, मैं तो यही तो मैं बात करता हूँ, बहुत सी गवर्नमेंट के इन्वेस्टर्स यहाँ पे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स यहाँ पे होंगे, उनकी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो अगर आके चीफ जस्टिस से अपने अपने पेंडिंग केसेस के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दें, हमें क्या पता क्या डिस्कस हो रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये तस्वीरें जारी करना, प्रेस रिलीज जारी करना, और आप बैंड मंगवा लिया जी कल परचम कुशाई के लिए ढोल बजाएंगे, ये चीफ जस्टिस का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है यौम आज़ादी मनाना। सुप्रीम कोर्ट जो है एक गरीब आदमी यौम आज़ादी मना रहा है और चीफ जस्टिस भी यौम आज़ादी मना रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसलों के जरिए साबित करना चाहिए कि ये आज़ाद है, हम आज़ाद। वो सर कह रहे होंगे कि एक सिंबॉलिक जो फंक्शन, जिस तरह हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पहले से बैंड बजाई जाती है, कल भी जस्टिस सरफराज डोगर यार ये लफ्ज जो है थोड़ा गैर मुनासिब है, बैंड बजाने वाला। नहीं, बैंड जो बैंड बजाने वाले हैं पे डिपेंड करता है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की आप मिसाल दे रहे हैं, कल की आपने तस्वीर देखी होगी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तस्वीर दरमियान में लगी हुई है और ऑफिस बेरर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी साइडों पे तस्वीर लगी हुई है। मेरे लिए वैसे ये हैरान कुन है। तो जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे कि ये सिंबॉलिक है। देखिए वो कह रहे हैं कि हमने 13 को इस्लामाबाद में छुट्टी थी, हमने छुट्टी नहीं की, अदालतें काम कर रही हैं। बात नहीं, किस किस को रोकेंगे आप? यहाँ पे वजीर आजम के साथ जो है वो फौज के क़यादत की भी तस्वीरें लगी होती हैं, सड़कों पे लटक रहे होते हैं सारे, ठीक है ना। और तो बात ये है कि जब डिसिप्लिन रहा ही नहीं है और जो असल काम है वो छोड़ के हम ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम आज़ाद हैं, हम ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारे पर कोई दबाव नहीं है, मतलब ये साबित करना ज्यादा अहम हो गया बजाय इसके कि अपने फैसलों के जरिए, अपने काम के जरिए साबित करें, डेमोंस्ट्रेट करें ना आज़ाद कौम है। वो नहीं हो रहा और इधर आप परचम कुशाई होगी और पुलिस के कानून को बुला के बैंड बजाया जाएगा, ये काम रह गया। जजों का ये काम है, जजों का ये काम है कि तकरीर वो बैंड बजवाएं और तकरीबात में शिरकत करें और अपनी हुब्बुल वतनी साबित करें। अब देखिए ना, 26वीं तरमीम के बाद आप जात को तो अपनी हुब्बुल वतनी में भी शक होना शुरू हो गया। अब जब तक वो झंडा नहीं चढ़ाएगा, पोल डांस जो नेशनल फ्लैग पोल पे पोल डांस नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है उसकी हुब्बुल वतनी पे भी शक होता रहेगा। अब ये बड़े अफसोस की बात है ना। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज आखिर में मैं वो करना चाहूंगा, कल भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, वो मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कस करना कि हम जब 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त थी काजी फायद ईसा साहब की मौजूदगी में, तो हम एक बात किया करते थे, क्योंकि हमें उस वक्त ये बताया करते थे कि एक आईनी अदालत का ख्याल आ रहा है और वो आईनी अदालत बनाने का फैसला भी हो चुका है और उसका चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को लगाया जाना है मुमकिन तौर पर। लेकिन हमारी उस बात को रद्द कर दिया जाता था। कल तक हमें यही ताना दिया जाता रहा कि कहाँ है वो आईनी अदालत, कहाँ है। बाकी लोग तो थे ही थे, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी लोग भी थे जो कहते थे कि कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स को काजी फायद ईसा बाहर नहीं रहे और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब वो साकिब साहब हुआ ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। देखें, गलत मिसाल हो गई है, लेकिन बिलावल साहब ने कल एक जगह पर कहा है, एतराफ किया इस बात का कि काजी फायद ईसा साहब के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े काबिल, बड़े लायक जज थे। हमारी ख्वाहिश थी, ये एक सोच थी कि उन्हें आईनी अदालत का सरबराह लगाया जाना चाहिए।
तो हम लोगों ने कहा कि यार ये तकरीबन साल के बाद कम से कम इन्होंने हमारी इस खबर की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन साथ फिर एक चीज जहन में आती है, क्या अब दोबारा से वो सोच तो नहीं पनपने लग गई कि, क्योंकि अभी कुछ रोज कबल हमारे एक और दोस्त हैं गशकोरी साहब, जाहिद गशकोरी साहब, उन्होंने भी खबर दी थी कि शायद जो काजी फाइजा साहब हैं उन्हें आईनी अदालत का सरबराह लगाया जा सकता है। तो क्यों अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ख्याल आया कि उस बात को दोबारा से लेकर आए? एक तो चलें अच्छा हुआ हमारी खबर की तस्दीक होगी, दूसरा क्या अब आगे भी कुछ हो सकता है? देखिए, बिलावल भुट्टो ने जो बात की है और जो इंकशाफ किया है, ये उन्होंने इससे पहले इस बात का इजहार क्यों नहीं किया? मैं तो पहले ये सवाल, वो इस अपनी एक ख्वाहिश को, जो शायद बचपन की उनकी ख्वाहिश थी कि काजी फाइसा को हमने आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाना है, इस ख्वाहिश का पहले इजहार क्यों नहीं किया? ये अभी हाल ही में आके उन्होंने ये बात क्यों की है? पहले वो क्यों इस चीज़ को छुपाते रहे हैं? और मुझे लगता है कि काजी फाइजा को लाने की जो ख्वाहिश थी वो एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग थी, और बिलावल भुट्टो के जो नाना जान थे, जो इस आईने पाकिस्तान के बानी जिनको कहा जाता है, वो क्रेडिट लेते हैं, उस आईने पाकिस्तान के जो नकाइस थे उनको उनके नवासा दूर करना चाह रहा था आईनी अदालत बना के, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वहम गुमान भी नहीं था कि इस मुल्क को आईनी अदालत की ज़रूरत है, ठीक है, वो खुद अदालती कत्ल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि काजी फाइसा को एक दाना डाला गया कि आपने हमारे नाना को क्लीन चिट दी, आपने हमारे नाना के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं वो नाइंसाफ़ी थी, फेयर ट्रायल नहीं था, लेकिन उसको एक सियासी बारगेन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और काजी साहब का नाम मुझे जो लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए पीटीआई को इस्तेमाल किया गया कि भाई हम लोग फिर जो है इसको लाएंगे। देखिए, हमने कंप्रोमाइज़ किया, हम काजी साहब के नाम से पीछे हट रहे हैं। देखो ना, बार बार क्लेम करते हैं कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं और हमने इसलिए पीछे हट गए, तो वो सिर्फ उनको बार्गेनिंग के लिए यूज़ किया गया, वरना काजी साहब के हक में तो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं थी, क्योंकि काजी साहब का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अनस्टेबल थे, वो बंदे वो ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं थे कि किसी ऐसे बड़े ओहदे पे रहते हैं। और बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने जिस तरीके से खिड़की लगाई है या दुड़की लगाई है या कलाबाजी खाई है या यू टर्न लिया है, आपने देख लिया कि किस तरीके से एक जमहूरियत और आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला बंदा जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, और उसने पूरे उसी आइन की धज्जियां बिखेर दी जिसकी डायमंड जुबली के ऊपर वो चल के पार्लियामेंट में गया और वहाँ पे अपने आप को एक बड़ा आइन पर यकीन रखने वाला बंदा साबित करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में ये सारी बार्गेनिंग थी। और बिलावल भुट्टो का ये जो कहना है कि काजी को हमारी ख्वाहिश थी, ये बड़ा ही एक अफसोस का मुकाम है। और बिलावल भुट्टो खुद भी शायद जो है बहुत सी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि वो जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं उस हुकूमत का वज़ीर दिफा ने कह दिया है ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को अच्छी तरह पता है हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। लेकिन मती साहब, जब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल करते हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की यही जगह थी, तो आप सवाल करते हैं तो बिलावल साहब बड़े गुस्से में आपसे सबूत मांगते हैं कि बताएं क्या सबूत है आपके पास। तो आप क्या सबूत देंगे? हालांकि बात तो वही है ना कि वजीर दिफा कह रहा है कि यह हाइब्रिड निज़ाम है। हाँ, तो इसके बाद क्या रह गया? फिर बिलावल भुट्टो साहब इसकी तरदीद करें ना। बिलावल भुट्टो साहब कहें कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, ये जमहूरी निज़ाम है, कहे ना बिलावल भुट्टो। सर देखिए, आप उस हाइब्रिड निज़ाम को सपोर्ट भी करते हैं और फिर सबूत भी मांगते हैं। बात तो इतनी है कि 40-40 साल इनका तजुर्बा है ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े जीरक सियासतदानों का, और मुनीफ फारूक जैसा एक शख्स उठकर इनको बता देता है कि आपकी टोटल वर्थ क्या है, एक फोन कॉल आएगी और आपको आपके ओहदे से हटा दिया जाएगा। ये वो हाइब्रिड निज़ाम है जिसको ये इतने फख्र से बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो 40 साल पहले आ जाना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, और आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने अगली वीडियो तक मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।